समाजवादी पार्टी से दीपक रंजन जी भी मौजूद है। तो दीपक रंजन जी, क्या यही वजह है कि आप भीम आर्मी की तरफ हाथ बढ़ाए हुए हैं? हालांकि भीम आर्मी से आप प्रत्यक्ष तौर पर आप पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया था, लेकिन आपने उस तरीके से उनको अपने साथ शामिल नहीं किया। लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि बराबर वो जयंत चौधरी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। तो क्या चंद्रशेखर आपकी मजबूरी बन रही है कि अगर मायावती का कोई जवाब तैयार करना है तो आप चंद्रशेखर को साथ में लेने के लिए उत्सुक हैं? देखिए मानस भाई, मायावती जी की अपनी एक अलग पार्टी है, उनकी पार्टी जिसमें कई बार की वो खुद की मुख्यमंत्री रही है। और अब जब आज देश को और प्रदेश को आज उनकी आवश्यकता है, तो वो उन्होंने ऐसा रुख क्यों अख्तियार कर रखा है, ये देखिए समझ से परे। जब 2019 में बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जब अलायंस हुआ था, तो पुरानी सारी बातें भुला करके दोनों लोगों ने बड़े दिल से जो है दोनों लोगों ने हाथ मिलाने का काम किया था। और इस अलायंस से ये सही है कि आज की तारीख में जो सत्ता पक्ष है वो अलायंस, हम लोग 15 सीटों पे 16 सीटों पे हम लोग जो है जीत दर्ज कर पाए। लेकिन उस टाइम आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने, जो हमारी दूसरे नंबर की भी सीट थी 2014 में, जिस सीट पे हम दूसरे नंबर पे थे, और बहन जी जिन सीटों पे हारी जो तीसरे नंबर पे थी, वो सीट पे भी आदरणीय बहन जी ने मांगा था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल दिखाकर उनको वो सीटें देने का काम किया था। और आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी से अलायंस होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनको 38 सीट देने का काम किया, तो खुद 37 सीटों पर लड़ी थी। और समाजवादी पार्टी से मानस भाई जब अलायंस हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, तो आपने देखा होगा कि 2014 में 0 थी, 2019 में 10 सीटों पर लोकसभा के इनके प्रत्याशी विजय हुए। और अगर मैं इसमें देखिए, मैं नहीं जाना चाहता कि इसमें आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन अगर बहन जी अगर अकेले चली होती, तो आज 2022 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव भी संपन्न हुआ, उसमें सिर्फ इनको एक सीट आई। और जैसा कि अभी आदरणीय बड़े भाई श्री हेमंत तिवारी जी ने बताया कि जो उमा शंकर सिंह जी बलिया से रसड़ा से चुनाव जीते, वो भी अपने दम पे जीते। उसमें भी मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का, तो आज जब देश को और प्रदेश को आपकी आवश्यकता है, तो या तो आप जनता को असमंजस में ना रखिए, आप उसको स्टैंड अपना क्लियर करिए कि आपको सत्ता पक्ष के साथ जाना है, आपको विपक्ष के साथ जाना है, आपको अकेले जाना है। उसी हिसाब से देखिए जनता भी अपना परसेप्शन सेट करे। ये सही है, अभी हेमंत भाई ने बताया कि नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, 2022 का विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। आदरणीय बहन जी ने, आदरणीय माती जी ने ऐसी ऐसी सीटों पर ऐसे ऐसे प्रत्याशी, भाई बहुत से लोगों में तो इस टाइप की बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष से पूछ करके उन्होंने कैंडिडेट उतारे। हालांकि मैं इसमें बहुत श्योर नहीं हूँ, तो सुनी सुनाई बातें हैं कि किससे पूछ करके उन्होंने कैंडिडेट दिया, किससे पूछ करके नहीं कैंडिडेट दिया। लेकिन ये सही है कि कई सीटों पर समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक निशान उठाना है। आज जब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को हराने की है, क्योंकि पिछले 9 साल से देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी से ये भी लड़ती है और समाजवादी पार्टी भी लड़ रहे, विपक्ष के लोग भी लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सही है कि उन्होंने कई बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार भी बनाई है। तो आज ऐसी असमंजस की स्थिति, जब 6-8 महीना चुनाव को बचे हुए हैं, तो ऐसी असमंजस की स्थिति मायावती जी ने क्यों पैदा कर रखी है? क्योंकि जनता भी अगर ये क्लियर करे, देखिए अगर ये अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो जैसा कि हेमंत भाई ने कहा कि बिल्कुल सही है कि जब इनका समाज और इनका जो कैडर वोटर है, जब वो देखेगा कि बहन जी कमजोर हो रही है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, और खासतौर से अल्पसंख्यक समाज के लोग, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज को अगर ये कैंडिडेट बनाने का काम करेंगे, जैसा कि अभी इन्होंने मेयर के चुनाव में बहुत सारे संख्या में इन्होंने अल्पसंख्यक समाज के भाइयों को उन्होंने कैंडिडेट बनाने का काम किया, तो उसके अंदर असमंजस की स्थिति थी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया बहुजन समाज पार्टी के। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के लिए बहन जी एकला चलो की नीति अपनाए, और इनके खुद का समाज और जो मुस्लिम जो विपक्ष का जो वोट है उसमें कहीं ना कहीं बिखराव हो, और कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ साथ थोड़ा बहुत वोट बहन जी ला करके। क्योंकि देखिए आज दुश्मनी साधने का मानस भाई समय नहीं, आज सबको एकजुट होकर के, जो पिछले 9 साल से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई और लोगों को इतने तकलीफ, इतने दुख देने का काम किया है, अगर जब आज उससे लड़ाई लड़ने का काम है, तो हम समझते हैं सारे विपक्ष को एकजुट होकर के, एक मत होकर के, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हम सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जो हालात पैदा है मानस भाई, कल को आने वाली पीढ़ी बहन जी से भी पूछेगी, हम लोग से पूछेगी कि जब देश बिक रहा था, जब बेरोजगारी इस तरीके से थी, और जब महंगाई चरम पे थी, जब डॉलर से इंडिया रुपये को कंपेयर कर किया था, तो
रुपए इतना गिर गया था, उससे मान लो शांत क्यों थे। और बहन जी से जब इसका सवाल जवाब होगा, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से इसका सवाल जवाब होगा, वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम किसके साथ खड़े थे, हम किसके साथ नहीं खड़े थे। मानस भाई, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी मौजूद हैं। दीपक जी, इस बहस को दूसरे चरण में लेके चलते हैं। एक सर्वे कराया अभी बहन जी ने, मेरे ख्याल से शायद शेष जी को भी जानकारी होगी। उस सर्वे में ये पाया गया कि जो बसपा की स्थिति है वो ठीक नहीं, एक सलाह दी गई है उनको उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी कि वो खुद फील्ड में निकले। तो ऐसी खबर आ रही कि अब बहन जी आगे खुद फील्ड पे निकलेंगी और जाकर के जो उनका जो बेस वोट बैंक है, जिस पर आपकी बहुत तगड़ी नजर है, क्योंकि काशीराम जी ने स्थापना की बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन मूर्ति का अनावरण करने अखिलेश यादव जी जाएंगे। दलित वोट बैंक के लिए वो अब काशीराम का अपने मन से गुणगान करने से भी परहेज नहीं करते, हमने पिछले चुनाव में भी देखा। तो जिस दलित वोट बैंक पर आप नजर गड़ाए हुए हैं, आप कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश कर रहे कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा साथ में आ जाए तो आप बीजेपी को परास्त कर देंगे। अगर बहन जी फील्ड में निकलेगी तो सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका ही हो, क्योंकि वो तो अपने वोट बैंक को फिर से एकजुट करने का प्रयास करेंगी। देखिए मानस भाई, अभी सबसे पहले हमारे बड़े भाई आदरणीय हरीश श्रीवास्तव भाई सब कह रहे थे कि जनता जनार्दन होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो जनता सत्ता पे बिठाती है वही सत्ता से जनता हटाती भी है। और आज जब 9 साल से इनकी केंद्र की सरकार और 6 साल से इनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो जनता की उम्मीदों पर ये खरे नहीं उतरे, तो आज जनता बड़ी आस और उम्मीद भरी निगाहों से विपक्ष की तरफ देख रही है। और विपक्ष जो है एकजुट होकर के वो जनता की आवाज बन करके लोगों के बीच में जा रहा है। और यही विपक्ष जो एकजुट होकर के, क्योंकि जनता इनको हटाने जा रही है, क्योंकि इन्होंने जनता की जो भी उम्मीदें थी उसमें कतई ये खड़े नहीं उतरे। चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, जिस दिशा में भी आप देख लीजिए उस दिशा में तो जनता आज की तारीख में पूरी तरीके से उब चुकी है। और रहा सवाल, देखिए शेर भाई मुद्दों पे वोट नहीं पड़ता है दीपक भाई, आप जानते हैं इन मुद्दों पे वोट नहीं पड़ता है। वोट जाति समीकरणों को बचाई बैठाने से ही पार्टी सत्ता में आती है। आप भी जानते, हम भी जानते, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो खाली भाषण के लिए ठीक रहता है। महंगाई बेरोजगारी, कहाँ महंगाई बेरोजगारी है? लगातार बीजेपी सत्ता में आती जा रही है, एक के बाद एक जीतती जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए देखिए 10 साल तो मनमोहन सिंह जी भी केंद्र में बैठे थे, 10 साल के बाद 10 साल के लिए चले गए। लेकिन हम समझते हैं भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद जाएगी तो उसके बाद 100 साल तक नहीं आने वाली है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें जनता को उन्होंने इतना परेशान करके रख दिया। मानस भाई, हमारे आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन आम लोगों के बीच में आप जाकर के देखिए, आप भी सर्वे करते होंगे, आप कभी आजमगढ़ कभी करते लोग कहते हैं कि नहीं मोदी जी देश अच्छा चला रहे, ठीक है थोड़ी महंगाई ही सही। अब आप ये तो ये देखिए 2014 के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मूवमेंट को बदला और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तमाम विकास परियोजनाएं उन्होंने लागू करने का प्रयास किया, बहुत सारी योजनाएं लागू भी हुई। अगर हम लोग सभी लोग, हेमंत जी भी हैं, अगर हम लोग सब लोग ईमानदारी से बात करें तो क्या उसका उनको रिजल्ट, उसका परिणाम उनको मिला दोबारा उसका? देखिए मानस भाई, आपने इतने सामान्य चैनल पे इस चीज को आपने सराहा, इस चीज को आपने माना कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से 14 का फेज तो बहुत दूसरे तरीके का था, लेकिन 14 के बाद जब लगा कि देश में मोदी की लहर आ गई है और विकास एक मॉडल बन गया है, तो जिस तरीके से यू टर्न लिया, जिस तरीके से अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व पे भी आए, तो विकास की बात भी करने लगे, तमाम परियोजनाओं को लागू भी किया, तो क्या उसका रिजल्ट? मानस भाई, लेट मी फिनिश। मानस भाई, आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी संगठन है और पूरी तरीके से सहयोग करता है, जग जाहिर है कहीं। और इन्हीं का मुखपत्र है द ऑर्गेनाइजर। और उसके जो प्रधान संपादक है प्रफुल्ल केतकर साहब ने, उन्होंने क्यों लिखा कि अब जो मोदी मैजिक नहीं चलने वाला और धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करा करके 2024 की नैया पार नहीं हो सकती। वो तो इनका सहयोगी संगठन है, उसने क्यों मोदी मैजिक के नाम लिया? अरे मोदी मैजिक तब चलता है ना कि जब मोदी मैजिक से कुछ काम हुआ। आप बता दीजिए कहाँ पे, आप सड़क पे फ्लोर पे उतर करके आप देखिए कि लोगों को कितनी तकलीफें, लोगों को कितनी दिक्कतें हैं। अभी नगर निकाय का चुनाव संपन्न हुए भी, हमको लगता है 17 के 17 नगर निगम के चुनाव इन्होंने जीतने का काम किया। चलिए इनको जीते हुए मेयर को, इनकी पार्टी को बधाई। लेकिन आप बता दीजिए कि आज जो बनारस की जो स्थिति है कि कमर तक पानी लगा हुआ है, लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के सामने देखिए पूरी पूरी कार सड़क के अंदर धस जा रही है, तो क्या उससे जनता परेशान नहीं है? मानस है जनता से परेशान होती तो जनता के पास सबसे बड़ी ताकत होती है बटन दबा करके वोट देने का। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी के पास है तो वही एक वोट देने का अधिकार मुकेश अंबानी के पास ही है, वही एक अधिकार मेरे पास भी, आपके पास भी, हरीश भैया के पास भी है, वही हेमंत भैया के पास भी, श्रेष्ठ भैया के पास भी है, और वही जो रिक्शा चलाता है उसके पास भी अधिकार है।
तो वो जो सरकारें वोट दबाने से आती है वो सरकारें वोट दबाने से जाती भी है। और आप बता दीजिए, शायद आपको लग रहा होगा कि बड़ा अमन चैन का हमें हर तरफ खुशहाली है, सब रोजगार सब पा गए, जितने बेरोजगार है अब कोई पृथ्वी में कोई बेरोजगार नहीं रह गया, हर तरफ सड़कें बिल्कुल एकदम बनारस की तरह क्यूटो हो गया है, बिल्कुल स्मार्ट सिटी पूरी तरीके से एकदम बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। आप बता दीजिए, आपकी नजर से होगा, लेकिन हम हमारी नजर से आप देखिए। देखिए मानस भाई, हम विपक्षियों का काम है आलोचना, और लोचन का मतलब होता है आंख। हम उसको अपनी आंख से देख करके फिर उसको अवलोकन करने के बाद हम किसी परसेप्शन पे आते हैं। आप बता दीजिए, आपकी नजर से आप देख रहे होंगे कि बड़ा जनता एकदम खुशहाल है, लेकिन आप बता दीजिए कि जनता खुशहाल है तो आज तो महंगाई सरकारें जिस तरीके से। दीपक जी देखिए, लोकतंत्र में अगर आपने सरकार बना ली तो ये माना जाएगा कि भाई जनता का समर्थन आपको मिला। भाई सरकार बना 2014 दी, से अगर आप सरकार देखते थे, बना 2014 का सरकार चुनाव जीता। सरकार सरकार बना ली मानस भाई, सरकार बनाएंगे, बात तो ये हो रही है ना। और आपने 14, इतिहास गवाह है मानस भाई। 22, 4 चुनाव तो आपके सामने है। तो अगर महंगाई देखिए बेरोजगारी मुद्दा बीजेपी को बाहर करना चाहिए था सरकार से। समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज सारे चुनाव में बढ़ा है। हम 47 में आ गए थे 2017 में, ठीक है, जनता का जो मैंडेट था हमने उसको स्वीकार किया, हम 47 सीट जीत करके आए। लेकिन उसके बाद देखा होगा हम 125 सीट पे 2022 में जीते। तो ये परसेंटेज जो है ये निरंतर बढ़ेगा, और ये अपनी सरकार के आखिरी साल में चल रहा है, इनका 10 साल पूरा नहीं होने जा रहा मानस। चलिए ये अपने चलिए सरकार दीपक जी शेष